मैंने कुछ फ़िक्शन किताबें लिखी हैं और कुछ नॉन फ़िक्शन किताबें लिखी हैं, और मुझे लगता है कि दोनों ही प्रकार की पुस्तक को लिखने के तरीके में बहुत सारी समानताएं हैं। इस पोल में आप में से अधिकतर लोगों ने कहा कि आप अनपब्लिश्ड ऑथर्स और राइटर्स हैं, और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। मुझे पता है कि इस किस्म की वीडियोस मेरे लिए मुझे बहुत सिखाती हैं। पहले शुरू करते हैं आइडिया से। आइडिया आपके चारों तरफ है। किसी भी लेखक को आइडिया की कमी नहीं होती है, लेकिन मेरे अनुभव में आइडिया को फ्लैश आउट करने के लिए कुछ समय देना पड़ता है। तो आइडिया फ्लैश आउट करने के लिए मैं 2 तरीकों का इस्तेमाल करती हूँ। एक है फ्री स्टाइल राइटिंग, जहाँ आप बस लिखते रहते हैं बिना ग्रामर और पंक्चुएशन ठीक किए हुए, बस लिख रहे होते हैं। जैसे जैसे आपको आइडिया आ रही होती है, जैसे जैसे आप उस आइडिया के बारे में सोच रहे होते हैं, उस स्टोरी को डेवलप कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, वो चीज़ आप सीधे पेपर पे डालते रहें। वो एक तरीका है। और दूसरा है ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का, जो कि आपका एक आइडिया है, फिर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, और फिर उस हिसाब से आप अपने कहानी के आइडिया को और बढ़ाते रहते हैं। अगला आता है प्लॉट और कैरेक्टर की बात। तो प्लॉट में एक स्टोरी आर्क होता है और एक कैरेक्टर आर्क होता है। स्टोरी आर्क जो होता है वो अलग अलग घटनाओं का जो एक श्रृंखला रहेगा उसके ऊपर रहता है, और कैरेक्टर आर्क रहता है कि उस घटना को लेके जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसका क्या सोचना रहता है, उसके क्या एक्सपीरियंस होते हैं उन घटनाओं को लेके। फिर आती है बात आउटलाइनिंग करने की, और इसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ सेव द कैट जेसिका ब्रोडी की किताब है, उसे ज़रूर पढ़ें। और दूसरी किताब है स्टोरी जीनियस, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ऑथर का फ़िलहाल, लेकिन ये 2 किताब है जो मैं काफ़ी बात करती हूँ इन दोनों किताब के बारे में, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। मुझे ये दोनों किताब से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जेसिका ब्रोडी अपने वेबसाइट पे एक फ्री टेम्पलेट भी देती हैं, जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनका ये जो आउटलाइन करने का तरीका है वो क्या है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उनकी किताब पढ़नी भी है कि नहीं। एक और चीज़ जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है वन स्टॉप फॉर राइटर्स करके एक वेबसाइट है। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है। इस वेबसाइट से अगर आप नए हैं, कहानी कैसे लिखी जाती है, कैसे स्ट्रक्चर की जाती है, कैसे कैरेक्टर डेवलप किए जाते हैं, अगर आपको इन सब चीज़ों का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप इस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं। इस वेबसाइट पे इतनी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, सीखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं ज़रूर आपको बोलूँगी कि वो वेबसाइट ज़रूर देखें आप। और ये सब यूज़ करके आप जो एक स्केलेटन बोलते हैं, एक ढांचा रहता है जो कहानी का, वो आप बना सकते हैं। अगला चीज़ आता है रिसर्च के बारे में बात करना। अब ये भी डिपेंड करेगा कि आप किस किस्म की किताब लिख रहे हैं। अगर आप नॉन फिक्शन लिख रहे हैं तो आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करना पड़े, और अगर आप फिक्शन लिख रहे हैं उसमें भी हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करनी पड़े। अगर आप हिस्टोरिकल फिक्शन लिख रहे हैं, और या फिर कुछ ऐसा लिख रहे हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए कि ये काम कैसे होता है। अगर आपका किरदार एक डॉक्टर है और आप बताना चाह रहे हैं कि उसके दिन भर में क्या क्या होता है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि एक डॉक्टर का डे टू डे लाइफ कैसा दिखता है, वो उसके ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही होती हैं, एग्ज़ाम्स कब हो रहे होते हैं, और पेशेंट्स को कब वो देख रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़े हो सकता है। मेरा अनुभव रहा है कि अगर आप बिना सोचे हुए रिसर्च करना शुरू करते हैं तो आप अंधाधुंध रिसर्च करते रहेंगे, रिसर्च के ब्लैक होल में आप घुस जाएंगे और आप कभी नहीं निकल पाएंगे। मेरी किताब जो मैं अभी लिख रही हूँ उसमें थोड़ा कुछ है जिस पे मुझे रिसर्च करना पड़ा था, और मैंने बहुत बहुत दिन और बहुत महीने रिसर्च के नाम पे दे दिए। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि अगर आप रिसर्च करने जा रहे हैं अपने किताब के लिए, तो अगर आप एक ऐसी लिस्ट बना लें जिससे आपको पता रहे कि आपको क्या रिसर्च करना है, तो आप अपना समय जो रहेगा रिसर्च करने का वो बढ़िया से इस्तेमाल कर पाएंगे।
तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए रिसर्च करते समय? एक कि आपको अगर कुछ पता है लेकिन आपको कुछ उसमें बस टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना है, तो वो एक अलग लिस्ट बना ले। और जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है और आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें रिसर्च करनी पड़ेंगी, तो उसका एक अलग लिस्ट बना ले। तो इससे क्या होगा कि जब आपके पास कम समय है तो आपको बस फोकस रिसर्च करना पड़ेगा। अरे इस बीमारी का क्या नाम है, या ये घटना जो हिस्ट्री में कभी हुई थी उसका डेट क्या है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिसको रिसर्च करने में आपको ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, तो वो आप फटाफट कर लेंगे जब आपके पास कम समय है। अब वैसी चीज़ें जहाँ पे आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली आपको क्या जानना है, या फिर बिल्कुल शुरुआत से आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उन सब जगह पे आपको बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ेगा। उसमें भी आप अगर देखें कि अगर आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिख रहे हैं तो उस ड्राफ्ट को लिखते समय आपको कितनी जानकारी रखनी ज़रूरी है। और फिर जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तब आप और उसके बाद आप अलग लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आपको पता रहेगा कि जब मैं ये लिख रही थी तो मुझे इस चीज़ के बारे में बताना है अपने किताब में, तो आपको पता रहेगा कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और रिसर्च करनी है। तो ये एक तरीका जो मुझे लगता है आपको बहुत समय बचाएगा अगर आप पहले से थोड़ी तैयारी कर लें रिसर्च के लिए। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस रिसर्च को कहाँ सेव करें? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स, ये 2 जगह तो हैं ही रिसर्च को, अपनी रिसर्च को सेव करने के लिए। लेकिन मुझे स्क्रिवनर का जो फीचर है वो भी बहुत अच्छा लगता है, बस इसलिए क्योंकि चूँकि वो बाइंडर सिस्टम है, तो जो भी आपने रिसर्च किया उसको ढूंढ के निकालने में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसे किसी भी चीज़ को ढूंढने में वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास स्क्रिवनर नहीं है तो आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट जैसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि आप रिसर्च करें तो कहाँ करें। तो रिसर्च करने के लिए एक जगह है लाइब्रेरीज़, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप हिस्ट्री वगैरह पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत सारे पुराने न्यूज़पेपर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको जो रिसर्च जर्नल्स रहती हैं वो भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। अगर आपका कुछ नॉन फिक्शन के ऊपर रिसर्च करना है तो ये इस तरह की जो रिसर्च डॉक्यूमेंट्स रहती हैं वो सब बहुत काम में आती हैं। फिर हो गया जो आर्काइव्स रहते हैं म्यूज़ियम्स के, लाइब्रेरीज़ के, वो काफ़ी मदद करेंगे। बहुत सारी जगह आपको हमारे जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो जो हमारे फ़ोटोग्राफ्स वगैरह थे वो सब आपको वैसे जगह से मिल सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई। अगर आप कोई ऐसे जगह के बारे में लिख रहे हैं, वहाँ आप जा सकते हैं और उस जगह को देख के फिर उन चीज़ों को आप अपनी किताब में शामिल कर सकते हैं। फिर आता है बात एक्चुअल में लिखने का। तो अगर आपने एक बढ़िया आउटलाइन बना के रखा है तो फर्स्ट ड्राफ्ट लिखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। मैं एक अंडर राइटर हूँ, तो मेरा पहला ड्राफ्ट जो रहता है उसमें बहुत वर्ड्स नहीं रहते हैं। उल्टा मेरा आउटलाइन थोड़ा ज़्यादा मैं आउटलाइन पे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करती हूँ और फर्स्ट ड्राफ्ट मैं उतना नहीं करती हूँ। मुझे शुरू में बड़ा इस चीज़ का लगता था कि मेरा जो फर्स्ट ड्राफ्ट है वो बहुत ही छोटा डॉक्यूमेंट रहता था, बहुत उसमें वर्ड्स नहीं रहते थे। लेकिन जितना मैं अब सीख रही हूँ दूसरे ऑथर्स से और वर्कशॉप वगैरह लेती हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि बहुत ऐसे ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं जो इस तरह से लिखते हैं, जिनकी जो पहली ड्राफ्ट होती है वो बेयर मिनिमम रहती है और फिर वो उसको और फ्लैश आउट करते जाते हैं, उसे और बेहतर बनाते जाते हैं हर रिवीजन के साथ। तो ये चीज़ मैंने काफ़ी टाइम बाद सीखी थी, लेकिन मुझे इसका अब इतना बुरा नहीं लगता है कि मैं इतना कम लिखती हूँ अपने पहले ड्राफ्ट पे। एक और चीज़ जो ध्यान में रखनी चाहिए पहला ड्राफ्ट के साथ, कि आपका पहला ड्राफ्ट जो रहेगा वो किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। और जैसे जैसे आप उसे और रिविजन्स के थ्रू और उसे बेहतर बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ड्राफ्ट
जो अगली किताब का ड्राफ्ट रहेगा वो वैसे वैसे और बेहतर बनता जाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि थोड़ा हमें अपने साथ थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। मैं इस चीज़ में बहुत ही स्ट्रगल करती हूँ, लेकिन इसीलिए शायद मैं आपको बता सकती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अपने आप के साथ थोड़ा पेशेंट रहना चाहिए। उसके बाद आती है बात रिविजन्स और रीराइट्स की। तो ज़्यादातर कहानी जो होती है वो रिविजन्स और रीराइट्स के समय लिखी जाती है, और ये चीज़ अगर आप जल्दी एक्सेप्ट कर ले, जल्दी मान ले, तो आप अपने पहले ड्राफ्ट से उतने डिसअपॉइंटेड नहीं रहेंगे, और वो जो एक झिझक रहती है हमारे मन में, उससे ज़्यादा जल्दी आप उभर पाएंगे। मैं जब अपने इस किताब के रिविजन्स पे काम कर रही थी तो मैंने एक लिस्ट बनाया था अपने लिए कि मैं रिवीजन कैसे करूँगी, और वो लिस्ट मैंने अपने फेसबुक ग्रुप के मेंबर्स के साथ शेयर किया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है सेल्फ़ एडिटिंग की, और सेल्फ़ एडिटिंग बहुत ही ज़रूरी है, स्पेशली अगर आप एक एडिटर के साथ काम करने वाले हैं, क्योंकि मेरा अनुभव ये रहा है कि अगर आप थोड़ी मेहनत करके सेल्फ़ एडिट कर लेते हैं अपनी किताब को, तो आप जो पैसे खर्च करेंगे एक प्रोफेशनल एडिटर को अपनी किताब देख के उसे एडिट कराने में, तो आपको जो है वो अपना पैसा वसूल तभी मिलेगा जब आपने खुद थोड़ी मेहनत की हुई है, सेल्फ़ एडिटिंग की हुई है। और सेल्फ़ एडिटिंग के लिए मैं ग्रामरली और प्रो राइटिंग जैसे ऐप्स यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में लिखती हूँ तो ये ऐप्स मुझे बहुत मदद करती हैं। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा जानने को मिला हो जो आपको अपनी किताब लिखने में मदद करे। मैंने एक सेल्फ़ एडिटिंग पे भी एक चेकलिस्ट बनाई है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले हिस्से में छोड़ूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।